हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद शैल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 6 साइंस के 3rd चैप्टर को, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पदार्थों का पृथक्करण क्यों करते हैं पहले वो समझ लेते हैं। जब हमें कोई ऐसा पदार्थ मिला हो जो मिश्रित अवस्था में हो, ठीक है, जैसे शरबत हम लोग पीते हैं और शरबत में क्या होता है, चीनी और नींबू और कभी कभी बर्फ़ के टुकड़े उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो हम जब उसको मिलाते हैं तो वो शरबत बन जाता है। तो अब शरबत बन जाता है वो, और वो एक मिश्रण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिश्रण क्या होता है? मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है, तो उसे मिश्रण कहते हैं। वायु, जैसे कि क्या है, वायु जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का मिश्रण होता है। इसी तरह से जो दूध होता है, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन का मिश्रण होता है, ठीक है। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे मिश्रण में मिश्रित सभी पदार्थों के गुण पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे नींबू के शरबत में चीनी की मिठास और नींबू के खट्टेपन दोनों का स्वाद होता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ में आपका शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं एवं इनके जो कण होते हैं वो समान होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक और शक्कर, ठीक है। तो अब यहाँ पे शुद्ध पदार्थ में और क्या हो सकता है? जैसे कि अगर मान लीजिए नमक है, तो नमक में जो नमक के सभी कण क्या होंगे? समान होंगे। शुद्ध पदार्थों में यही होता है कि इनके सारे कण समान होते हैं, इनके सारे कणों के जो गुण होते हैं वो भी समान होते हैं। तो नमक के सभी कण समान होंगे और चीनी के सभी कण आपस में समान होंगे, लेकिन नमक और चीनी इन दोनों के जो कण हैं एक दूसरे में भिन्न होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो शुद्ध पदार्थ की अपनी ही कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसमें सबसे मेन है कि उनके जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। ओके, गुण उनके समान होते हैं और उनके जो कण होते हैं उनकी जो साइज होती है वो भी सेम होती है। ओके, अब यहाँ पे गुणों के आधार पर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में कुछ अंतर को समझाया गया है। वो क्या है? जैसे पहला है आपका कणों के प्रकार। तो कणों के प्रकार में आपका सबसे पहले शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, इन दोनों में कणों के प्रकार के आधार पे इन दोनों में अंतर को बताया गया है। तो जो आपका पहला है, यहाँ पे शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जो कि हम लोगों ने पीछे देखा। और मिश्रण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक कण जो होते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के कण आपस में मिलकर बने होते हैं। उसके बाद होता है आपका जो सेकंड नंबर होता है संगठन। यहाँ पे इनका संगठन निश्चित होता है, मतलब शुद्ध पदार्थ में क्या होगा, जो मैंने पीछे कहा कि उनके कण समान होंगे और उनके जो कणों की गुण होंगी वो भी समान होंगे। लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। मिश्रण का जो संगठन होता है वो निश्चित नहीं होता है। उसमें कोई भी वस्तु किसी भी अनुपात में मिलाई गई होती है, मतलब कोई भी पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाया गया होता है, उसमें कोई भी संगठन उसका निश्चित नहीं होता है। इसी तरह से अवयवों के गुण के आधार पर देखते हैं, तो अवयवों के गुण के आधार पर शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएं एवं गुण होते हैं। ओके, जैसे नमक और चीनी का, नमक है तो नमकीन लगेगा और चीनी है तो मीठा लगेगा। लेकिन मिश्रण के गुण क्या है? मिश्रण के गुण उनके अवयवों पर निर्भर करते हैं। जिस टाइप को इसमें आप अवयव यूज करेंगे उस हिसाब से मिश्रण का गुण होगा। जैसे कि मैंने शरबत की बात की, अगर आप नमक, चीनी और पानी तीनों को घोल देते हो तो इसमें आपको नमक, चीनी दोनों का स्वाद आएगा। चाय है, चाय में आपने जो जो भी चीज़ें डाली हुई हैं उन सब का स्वाद उसमें आपको मिलेगा। ओके, अगला है आपका पदार्थ का प्रकृति। क्या है? पदार्थ की
प्रकृति। तो पदार्थ की प्रकृति के आधार पर देखते हैं कि शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते। जो शुद्ध पदार्थ तो उसके जो एक एक कण होते हैं वो दिखाई नहीं देते, अतः यह समांग एक जैसा होता है। समांग मिश्रण वो जो जिनका मिक्सचर एकदम जैसे मिल जाए, उसको आप आसानी से अलग ना कर सको, उस तरह से समांग होता है। जैसे नमक, शक्कर, सोना, चांदी, ये सब। और यहाँ पे जो मिश्रण होता है समांग या विषमांग दोनों होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे शरबत समांग है, जबकि जल एवं बालू का मिश्रण क्या होता है, विषमांग होता है। ठीक है, मतलब विषमांग मिश्रण वो होता है जिसमें जो भी दो चीज़ें मिली हुई हैं उनको आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे तत्व या यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। तो सबसे पहले तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं। ओके, तत्व के अणुओं में क्या होता है, केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, चांदी, ये सब हो गए। इसमें क्या होता है कि एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। ओके, तत्व एवं उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण जो होता है वो समान होता है। मतलब अब ये एक समान हो गया, उसमें छोटे 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 इस तरह से अणु होते हैं। तो अब ये जो अणु हैं यही जो मिल करके एक समान तत्व बना देंगे। ठीक है, और आते हैं यौगिक पे। यौगिक क्या होता है, तो जो यौगिक के अणु दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर बने, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि जल हो गया, जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दोनों के परमाणु उसमें मिले होते हैं, इसलिए उन्हें यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने तत्व के बारे में, तत्व सिर्फ एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, लेकिन यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के, यहाँ पे नहीं लिखा है, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यौगिक के गुण क्या होते हैं, उनके अवयवी तत्वों, यौगिक के गुण जो होते हैं उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। ओके, मतलब उसमें जो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिले होते हैं, लेकिन जब जो जल पीते हैं तो उसमें हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का स्वाद नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि जो यौगिक के गुण होते हैं उसमें मिले इंग्रेडिएंट के गुण से बिल्कुल अलग होंगे। ओके, उसके बाद आपका आता है मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने टाइप का होता है, तो मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो समांगी मिश्रण जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं दोस्तों। क्या, आप एक गिलास लें। ठीक है, आप एक गिलास लें और उस गिलास के आधे भाग तक पानी भर दें। क्या भर दें, आगे आधे भाग तक उसमें पानी भर दें। फिर उसमें थोड़ा चीनी डालें और उसे अच्छी तरह से मिला दें। उसके बाद आप इस जल को देखें क्या दिखाई देता है। क्या आपको जल बिल्कुल क्लीन दिखाई देता है या फिर जल थोड़ा मतलब इस तरह से दिखाई देता हो कि आपको ट्रांसपेरेंट ना दिखे। ट्रांसपेरेंट तो आपने इसके पहले पढ़ा ही है। तो अब आप देखिए कि आपको वो जो मिक्सचर है वो कैसा दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है कि आपको बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि समांगी मिश्रण क्या होता है। ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट बताई ये आपके समांगी मिश्रण का एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे आप समांगी मिश्रण के बारे में कह सकते हो कि ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ठीक है, जैसे जल में आपने चीनी को मिला दिया और आप इसके अणुओं को अलग अलग नहीं देख सकते, या फिर आप कह सकते हो कि आप इस पूरे मिक्सचर को पूरा ट्रांसपेरेंट देखते हो
और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित हो जाते हैं। मतलब अगर आप उस पानी को या उस मिक्सचर को पीते हो तो उसमें आपको क्या होगा कि ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं चीनी और कहीं पानी आपको लगेगा, नहीं, पूरी अच्छी तरह से मिल गए होते हैं। तो उस मिश्रण को हम क्या कहेंगे, जो समान रूप से वितरित हो, उसमें दोनों चीज़ों को, जिन दो चीज़ों को आपने मिलाया, उस मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है। जैसे आप नींबू, चीनी और ये नमक का घोल पीते हैं, जो कि गर्मियों में अगर तबीयत खराब हो जाता है तो एनर्जी के लिए लोग पीते हैं, जिसे जीवन रक्षक घोल भी कहा जाता है। तो वो भी मिश्रण क्या होता है, वो समांगी मिश्रण होता है। उसमें आप तीनों चारों इंग्रेडिएंट को अलग अलग नहीं देख सकते उसके। ओके। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं जो सेकेंड वाला है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक। विषमांगी मिश्रण, इसे क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अब यहाँ पे आप एक कागज़ पर थोड़ी बालू और थोड़ी लकड़ी की छीलन, चाहे लोहे की छीलन, आप मिला लीजिए। तो फिर आपको क्या होता है, वो देखने में क्या आपको दोनों के जो कण हैं अलग अलग दिखाई देते हैं, या फिर मिक्स होके बिल्कुल वही पानी और चीनी की तरह दिखाई देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो हमें उनके जो कण हैं वो बिल्कुल क्या होंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन हो जाता है, वो डेफिनेशन है, ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयव पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। ठीक। मतलब आप इनके जो घटक होते हैं उनको आप अलग अलग देख सकते हो। तो इस तरह से जो मिक्सचर होता है उसे क्या कहते हैं, विषमांगी मिक्सचर कहते हैं। और उसके बाद है मिश्रण के गुण। मिश्रण के गुण क्या होते हैं? मिश्रण के सामान्य गुण कुछ इस प्रकार हैं। पहला, अनुपात अनिश्चित होता है। मिश्रण में जो अवयव यूज किए जाते हैं वो किसी भी अनुपात में मिला दिए जाते हैं, उनका कुछ अनुपात नहीं होता है। ओके। उसके बाद आता है मिश्रण में घटकों के, पहला हो गया। सेकंड है, मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपने बालू और कुछ आप लकड़ी के बुरादे को मिला देते हो तो क्या होता है, उन दोनों के जो भी क्वालिटीज़ होंगी वो क्या होंगी, वो समान, मतलब उन दोनों में अलग अलग, चाहे अलग करो चाहे एक में रखो, उनकी जो क्वालिटी होंगी वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। उसके बाद थर्ड आपका आता है, मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। मैंने बोला कि अगर आप बालू और लकड़ी के छीलन को लेते हो तो बाद में आप क्या कर सकते हो, लकड़ी के छीलन और बालू को अलग अलग भी कर सकते हो, इसलिए उनके अवयवों का पृथक्करण भी किया जा सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों, मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ओके। क्या आता है कि मिश्रण के जो विभिन्न अवयव हैं उनके पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अपने घर में चावल ही बनाते हैं। मान लीजिए कि हम अपने घर में चावल बनाते हैं तो चावल में क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। अगर हम लोग कंकड़ को बिना निकाले बनाएं तो क्या होगा, खाने लायक तो रहेगा नहीं वो चावल। तो इसके लिए मिश्रण में जो भी अवयव होते हैं उनके पृथक्करण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने ये ले रखे हैं। तो यहाँ पे ये पृथक्करण का प्रक्रम आप किस प्रोसेस के थ्रू, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा बैक हो गया था इसके लिए। हाँ, तो यहाँ पे मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इसके पृथक्करण का प्रक्रम क्या प्रोसेस है इसके पृथक्करण का, ये पहले कॉलम में। उसके बाद उद्देश्य, किस चीज़ के लिए हम इसको पृथक कर रहे हैं, कारण क्या है। फिर पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं। ठीक है, वो मतलब जो चीज़ें हम निकालते हैं अगर वो यूज़फुल है तो उसको रखेंगे, यूज़फुल नहीं है तो फेंक देंगे। तो यहाँ पे है
जो सबसे पहला है, बनी हुई चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना तथा चावलों से कंकड़ पृथक करना। ठीक है, अब यहाँ पे बनी हुई चाय में अगर हम चाय पत्ती साथ में पी ले तो वो हानिकारक है। ठीक है, और ये एक तरह से अशुद्धि है जिसको हम दूर करते हैं। उसके बाद है पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं, तो अशुद्धियों या अनावश्यक अवयवों को हम फेंक देते हैं, हम उसका कोई यूज़ नहीं करते हैं। फिर आपका आता है समुद्री जल से नमक पृथक करना। हम उस नमक के साथ तो पानी को पी नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, समुद्री जल से नमक को पृथक करते हैं, या फिर कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल को पृथक करते हैं। ठीक है, तो लाभदायक अवयवों को पृथक करना, जो उसमें यूज़फुल चीज़ें उन्हें हम पृथक कर देते हैं। और मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करना कि कितने मिक्सचर में आपका पेट्रोल कितना है, डीजल कितना है, मिट्टी का तेल कितना है। ठीक है, मतलब जो भी आप कच्चे तेल निकाल रहे हो उसमें ये सारी चीज़ें कितनी हैं। या फिर समुद्री जल हो तो उसमें नमक की कितनी मात्रा और कितनी मात्रा वाष्प की है, जल की है जो वाष्पित होकर निकल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे लाभदायक अवयवों का दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जो भी इसमें यूज़फुल चीज़ें होंगी उनको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। और मिश्रण में घटकों की मात्रा की जानकारी करके संबंधित कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद प्रदूषित जल से धूल एवं मिट्टी के कणों तथा जीवाणुओं को पृथक करना। जो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बहुत फिल्टर पानी पिया जा रहा है, तो फिल्टर पानी हमें पीने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्योंकि जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है या फिर ऐसे भी ज़्यादातर अंडरग्राउंड वाटर ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो जो जल है ये अब इस टाइम में काफ़ी प्रदूषित हो गया है, जिसमें से धूल है, मिट्टी के कण और तथा जीवाणु हो तो उन्हें हम लोग शुद्ध करते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को पृथक करते हैं उसमें से, और फिर शुद्ध पदार्थों का उपयोग करते हैं और या प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ पे आपका अगला आ जाता है कि पृथक्करण का आधार एवं पृथक्करण की विधियाँ क्या क्या हैं। क्या आता है, मतलब हमें पृथक्करण किस चीज़ के आधार पे करेंगे, किस क्वालिटी के आधार पे करेंगे, इस चीज़ के बारे में हमें ये बताया गया है। तो मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पृथक्करण। अगर जो चीज़ें हमें अनवांटेड, उसमें जो भी चीज़ें होती है, मतलब जो कुछ ऐसी चीज़ें जिसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो अगर उसको निकालें, ये प्रोसेस ही आपका क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। और पृथक्करण की प्रक्रिया में मिश्रण के एक घटक के उस गुण का उपयोग किया जाता है जो दूसरे घटक में ना हो। जैसे हम लोग अनाज को उसके भूसे से अलग करते हैं, तो क्या होता है, अनाज का यूज़ तो हम लोग अपने लिए करते हैं और भूसे का यूज़ हम लोग अपने गाय भैंस या जो भी चीज़ें हैं, अगर हम लोग दे सकते तो गाय भैंस वगैरह को दे के, मतलब वो खा लेंगे, अदरवाइज़ फेंक दिया जाता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मेन है किस पदार्थ के किस क्वालिटी के आधार पे हम उसको पृथक करते हैं। तो यहाँ पे मिश्रण से उनके अवयवों को अलग करने के लिए मिश्रित अवयवों की विलेयता, चुंबक के प्रति मिश्रित अवयवों की विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी कैसी है, चुंबक के प्रति उनका आकर्षण कैसा है, भार के आधार पे भी हम लोग उनको अलग करते हैं, घनत्व के आधार पे करते हैं, आकृति के आधार पे पृथक करते हैं, आकार, रंग, इन सब गुणों को आधार मानकर हम लोग क्या करते हैं, हमें पृथक्करण की विधियों के बारे में पता चलता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ठोस पदार्थों को ठोस से अलग करना। ठोस पदार्थों को ठोस से कैसे अलग किया जाता है, देखिए सबसे पहला आपका आता है ये क्या बोलते हैं, सबसे पहला जो प्रोसेस है, मेथड है, फटकना। क्या आता है, फटकना या विनोविंग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, विनोविंग। ये जनरली क्यों यूज़ किया जाता है, ये जनरली यूज़ किया जाता है जब हमारे खेतों से नए नए अनाज निकलते हैं, तो
भूसे से अनाजों को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इस विधि द्वारा मिश्रण के हल्के ठोस घटकों को उनके भारी ठोस घटकों से अलग किया जाता है, जैसे अनाजों को उनके भूसों से अलग करना। ठीक है, आपने अपने घर में भी देखा होगा कि आपकी जो मम्मी या बड़ी बहनें, ये लोग क्या करती हैं कि जो गेहूँ या चावल होते हैं उसको सूप से फटक फटक कर साफ़ करती हैं। ठीक है, तो इस विधि द्वारा वे सूप से जो अनाज में हल्की अशुद्धियाँ, मतलब जिनके जो भार कम होते हैं, उनको अलग करती हैं। ठीक, तो इसे ही हम फटकना या ओसाना कहते हैं। ओसाते भी हैं। तो ओसाते कैसे, जब अनाज निकलता है खेतों से, तो जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो एक बड़े से बर्तन में लेके उसको ऐसे धीरे धीरे गिराया जाता है, धीरे धीरे, और जो हल्की चीज़ें रहती हैं वो उड़ जाती है और जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे जाके तली में बैठ जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे खलिहानों में किसान को वायु की सहायता से गेहूं को साफ करते देखा होगा आपने, और किसान भूसा युक्त अनाज को ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर गिराता है, जिससे जो भारी गेहूं के दाने होते हैं उसके पास, यहाँ पे देखिए, ये नीचे गिर जाते हैं, और जो ऐसे क्या बोलते हैं, जो भूसे टाइप जो हल्की चीज़ें होती हैं वो उड़ जाती हैं। ओके, सेकंड आपका आता है थ्रेसरिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है? थ्रेसिंग में आप यहाँ देख सकते हो, जो उसके बाद सेकंड है वो थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में आप ये देख सकते हो कि जो अन्न कणों को पके हुए पौधे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक, मतलब जो अनाज की बालियाँ होती हैं उस बालियों को यहाँ मशीनों में, थ्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे कि अनाज उसके पास में ही गिर जाते हैं और जो भूसे होते हैं वो कहीं दूर बिखर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है। उसके बाद आता है बीनना, हैंड पिकिंग। इससे क्या होता है, जो भी अशुद्धियाँ होती हैं इन्हें हाथों से बीन कर, देखिए ये दादी अम्मा है, ये थाली में चावल लेके और जो भी कंकड़ वगैरह है इनको अपने थाली से बाहर फेंक रही हैं हाथों से बीन के। तो इसे हैंड पिकिंग, मतलब हाथों से ही इस प्रोसेस को किया जाता है। उसके बाद आता है चालना, सीविंग जिसे कहते हैं। चालने का प्रक्रिया में क्या है, इस प्रक्रिया में भिन्न भिन्न आकार के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृति के छिद्र वाले चलना प्रयोग में लाए जाते हैं। ये देखिए, ये आपका चलना है और ये आपके चलना है, और ये आपके जो अंकल जी हैं, तो यहाँ से ये बालू को इसके ऊपर डालते हैं तो ये बालू नीचे गिर जाता है, जो शुद्ध बालू होता है ये, और जो कंकड़ वाले होते हैं ये ऊपर ही रह जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं चालना। ओके, या फिर आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, जो आटे होते हैं उसकी भूसी को भी इसी तरह से चाला जाता है। जो भूसी होगा वो चलनी में रह जाएगा और जो आटा होता है वो नीचे गिर जाता है। ओके, उसके बाद आपका आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, जिसको इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। आपने देखा होगा घरों में जब जो कपड़ों में कीड़े लग जाते हैं तो उसमें एक गोली रखी जाती है, फिनोफ्थलीन या कारगोली कही जाती है। तो या फिर कपूर को जब जलाते तो वो तो गैस सीधे सॉलिड से आपका गैस फॉर्म में चला जाता है, लेकिन कभी कभी अगर उसको खुला भी रख देते हैं तो भी वो गैस फॉर्म में उड़ जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ठोस वस्तु बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जिसका आपका एग्जाम्पल है कपूर। ठीक है, या फिर उसके बाद आता है एक और प्रोसेस है निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है, गैस से सीधे ठोस प्रक्रिया, जो ठोस में परिवर्तित हो जाए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को ही निक्षेपण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा जो 3rd चैप्टर है वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, मुझे आगे इसको कंप्लीट करना है। तो इतना जो चीज़ें हैं मैंने डिस्कस करी हैं। अब कल मैं जो उसका जो बाद वाला भी वीडियोस है, बाद वाले जो टॉपिक्स बचे उसको मैं क्लियर करके यहाँ पे डाल दूँगी। थैंक यू।